चलिए अब हम बढ़ते हैं ऐसे ग्रुप्स की तरफ जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से बनते हैं। तो इनमें सबसे पहले है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सिमेट्रीज का ग्रुप। अच्छा, ग्रुप बनाने से पहले हम सिमेट्री की पहले बात करते हैं और फिर रेक्टेंगल की बात करते हैं। पहले सिमेट्री की बात करते हैं कि किसी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की सिमेट्री क्या है। इसका मतलब यह है कि सिमेट्री का मतलब यह है कि आप कुछ ऐसे ऑपरेशंस उसमें लगा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी आप उसको रोटेट करवा रहे हैं किसी स्पेसिफिक एंगल से किसी पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या उसको आप किसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के अलोंग उसको आप फ्लिप कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो फिगर जो है वो आपकी फिगर, ओरिजिनल फिगर इन ऑपरेशंस के बाद भी वापस ही आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम कहते हैं जी उस जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसमें इन ऑपरेशंस के तहत सिमेट्री है, यानी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में सिमेट्री मौजूद है और हमने ऑपरेशंस कुछ स्पेसिफिक उस पर लगाए हैं। जैसे हमने रोटेशन दी है सम थ्रू सम एंगल अबाउट सम पॉइंट, क्योंकि रोटेशन सम अबाउट पॉइंट ही होती है। और फिर जाहिर है हम किसी डायरेक्शन में रोटेशन लेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। उसके बाद हम इसको कुछ खास लाइनों के अलोंग भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो जो खास लाइनें हमने ली हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो उन लाइनों के अलोंग भी अगर हम इनको रिफ्लेक्ट करें ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को, तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो भी उसकी ओरिजिनल फिगर थी जो फ्लिप करने से पहले थी, फ्लिप करने के बाद भी वही फिगर है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो रिफ्लेक्शन है या फ्लिपिंग है किसी लाइन के अलोंग या रोटेशन किसी खास एंगल से जो आपने दी है, ये सिमेट्री है एक्चुअली। तो अब हम देखते हैं जी कि यहां पे हमारी जो सिमेट्री है रेक्टेंगल में वो क्या है। रेक्टेंगल हम देख सकते हैं जी कि अगर आप रेक्टेंगल को किसी वर्टिकल लाइन के अलोंग घुमाएं, यानी इसका मतलब यह है कि फ्लिप करें आप किसी वर्टिकल लाइन के अलोंग, और ऐसी वर्टिकल लाइन जो खास हो और वो वर्टिकल लाइन सेंट्रॉइड में से पास करती हो, तो आप देख सकते हैं ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक रेक्टेंगल है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, यानी ये देखें आप, ये वर्टिकल लाइन है, इसके दोनों साइड्स पर रेक्टेंगल पड़ी हुई है। आप इसको ऐसे करेंगे, यानी ये वाली रेक्टेंगल का जो ये वाला पार्ट है वो उधर चला जाएगा और उधर वाला इधर आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोबारा भी आपकी फिगर वही ही आ रही है जो वर्टिकल लाइन से पहले थी, यानी जो रिफ्लेक्शन से पहले थी, जो इस लाइन के अबाउट अलोंग फ्लिप करने से पहले थी। तो ये सिमेट्री है इसकी, और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल के अबाउट भी इसकी सिमेट्री है। तो आप ये देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, आप इसके अलोंग इसको घुमाएं, जब आप फ्लिप करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये वाली फिगर आपके पास बन जाएगी। तो दोबारा सेम फिगर ही आ जाएगी, यानी फिगर आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। अलबत्ता अगर आप इनको नाम दे दें इनके वर्टिसेस को, तो जाहिर है वर्टिसेस की पोजीशन सिर्फ चेंज हो जाएगी, और जो नए वर्टिसेस बनेंगे, यानी जो नया एलिमेंट बनेगा, ये इन टाइप के जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे उनको हम एक सेट में रख देंगे, और वो जो सेट होगा वो क्या बन जाएगा, वो एक ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप को हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल, या जिसको आप क्लाइन 4 भी बोलते हैं। तो अब हमने देख लिया है यहां पे कि जो हमारी रेक्टेंगल है उसमें क्या है, वो उसमें सिमेट्री है किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, वर्टिकल लाइन के अलोंग, और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें खास लाइनें हैं जो सेंट्रॉइड में से पास करती हैं। अब हम देखते हैं कि क्या किसी खास एंगल से रोटेट करवाने के बाद भी हमारी फिगर में सिमेट्री है, यानी हमने उसकी सिमेट्री देख ली अबाउट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो सेंट्रॉइड में से पास करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या किसी खास एंगल से रोटेट करवाने के बाद भी अबाउट सेंट्रॉइड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी फिगर सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की सिमेट्रीज से जो ग्रुप बन रहा है उसको हम क्लाइन 4 बोलते हैं। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, और ये हमने अभी देख लिया है कि इसमें सिमेट्री है अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अबाउट वर्टिकल लाइन, और ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें जो सेंट्रॉइड से पास करती हैं। तो अब क्या किसी एंगल के अबाउट रोटेट करवाने से भी इसमें सिमेट्री है, यानी मैं अगर इसको किसी खास एंगल से एक पॉइंट के अबाउट किसी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाऊं तो भी क्या मेरी फिगर इस ऑपरेशन के बाद वापस आती है या नहीं आती, ये हमने देखना है। और मैंने लिखा है थ्रू 180 डिग्री। अब 180 से रोटेट करवाने के बाद हम देखेंगे कि फिगर हमारी वैसी ही रहेगी, यानी 90
के अलोंग मैंने क्यों नहीं करवाया, 30 60 के अलोंग क्यों नहीं करवाया, वो भी हम देखते हैं आगे। और इसके अलावा क्या है, ये भी हम देख चुके हैं, ये के रिफ्लेक्शन लें या फ्लिपिंग लें किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और वो स्ट्रेट लाइनें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें हैं जो सेंट्रॉइड से पास करती हैं। हर एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये सिमेट्री नहीं हो सकती। तो सबसे पहली, रोटेशन थ्रू 90 डिग्री अबाउट द सेंट्रॉइड इन द डायरेक्शन क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो 90 डिग्री से इसको आपने रोटेट करवाना है अबाउट द सेंट्रॉइड, तो क्या बनेगा, ये आपकी फिगर है। अगर आप इसको 90 से रोटेट करवाएंगे तो कैसी बन जाएगी, ये ऐसी बन जाएगी। अगर आप इस फिगर को, जो ओरिजिनल फिगर थी, आपने उसको 90 से रोटेट करवाया तो देख लें ये तो ऐसी बन गई। ओरिजिनल फिगर तो ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी ओरिजिनल फिगर तो ऐसी नहीं थी। तो इसका मतलब है कि जब मैं 90 से रोटेट करवाया, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया, तो इसमें सिमेट्री नहीं है, यानी ये सिमेट्री नहीं है इसकी थ्रू 90 डिग्री जो रोटेशन है। सो ये इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी हम 90 से, यानी इसका मतलब ये है कि हम 90 से रोटेट नहीं करवाएंगे ऑब्वियसली, और 90 से कम किसी भी एंगल पे भी रोटेट करवाएंगे तब भी ऐसा कुछ नहीं होना। सो ये सिमेट्री नहीं है थ्रू 90 डिग्री जो रोटेशन हमने दी है अबाउट सेंट्रॉइड। तो आइए अब हम 180 की तरफ चलते हैं। अब फिगर मेरे पास वही है, अब मैंने रोटेशन देनी है थ्रू 180 डिग्री अबाउट सेंट्रॉइड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू मे गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसी फिगर बनेगी, ये देखिए जी, ये आपके पास ऐसे बन जाएगी, ये आपके पास बन गई थ्रू 180 डिग्री जो आपने रोटेशन दी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ओरिजिनल फिगर भी बिल्कुल ऐसी थी, कोई फर्क नहीं आया। सो थ्रू 180 डिग्री जो रोटेशन है अबाउट सेंट्रॉइड, ये इसकी सिमेट्री है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहां से। उसके बाद हम रिफ्लेक्शंस लेते हैं, और रिफ्लेक्शन या फ्लिपिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन, और इसमें हमने देखा था, पहले ही हमने देख लिया है कि सिमेट्री है अबाउट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें कहां से पास करती हैं, रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से पास करती हैं। लेकिन डायगोनल के अलोंग क्या मसला है, क्या डायगोनल के अलोंग भी अगर हम इसकी फ्लिपिंग करें, इसको रिफ्लेक्ट करें, तो सिमेट्री है या नहीं है, ये आइए देख लेते हैं। तो ये हमारी है रेक्टेंगल, अब मैंने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है, फ्लिप करना है अबाउट द डायगोनल, एनी डायगोनल, आपका मेन डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल, किसी भी डायगोनल के अलोंग आप ले सकते हैं, इस डायगोनल के अलोंग या इस डायगोनल के अलोंग। तो दोनों डायगोनल्स के अलोंग करने से भी आप कि इस फिगर में जो चेंज आएगा, जो नई फिगर बनेगी दोबारा से इस ऑपरेशन को लगाने के बाद, वो सेम फिगर वापस नहीं आनी। आप देखिए जरा, एक्चुअली आपके पास ये फिगर है, और जब आप इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे अबाउट एनी डायगोनल, मैं ये वाला डायगोनल ले लेता हूं। अच्छा, जब इस डायगोनल के अलोंग मैं इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करूंगा ना, तो होगा क्या, ये वाले जो दो आपके वर्टिसेस हैं ये तो फिक्स रहेंगे, ये दोनों तो वर्टिसेस आपके फिक्स रहेंगे। चेंज किस में आएगा, इन वर्टिसेस में, इस वर्टेक्स में और इस वर्टेक्स में। ये वाला जो वर्टेक्स है ये आपका कहीं यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये वाला वर्टेक्स है ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब फिगर बनेगी कैसी, अब ये बन जाएगी, आप देख सकते हैं कि ये अब आपकी नई फिगर बन गई, ये इस कलर के साथ। तो अब क्या ये जो फिगर बनी है ये बिल्कुल वैसी है, जी नहीं। तो आपने एक डायगोनल के अलोंग इसको जब रिफ्लेक्ट किया, फ्लिप किया, तो उस अब इस ऑपरेशन के बाद जो फिगर बनी वो वैसी नहीं है। सो ये डायगोनल के अलोंग जो है सिमेट्री नहीं है इस रेक्टेंगल में। रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं अबाउट वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पे आपकी सिमेट्री है। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि अगर आप यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें जो सेंट्रॉइड में से पास करती हो, तो आप इसको अब इसके अलोंग घुमाएंगे तो कोई चेंज नहीं आना, आपकी फिगर बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी फ्लिप करने से पहले थी। रिफ्लेक्शन अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन जो सेंट्रॉइड से पास करती है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसको घुमाएंगे ऐसे अपनी रेक्टेंगल को इसके अलोंग, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं आना, सिमेट्री ही रहेगी, यानी आपकी फिगर फ्लिप करने के बाद बिल्कुल वैसे ही रहेगी। सो ये सिमेट्रीज हैं किसकी, सिमेट्रीज हैं रेक्टेंगल की। अब हम इन एलिमेंट्स को नाम देते हैं, इनके वर्सेस को, और देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास बनते हैं, और इनको हम फिर नए नाम दे देंगे। ये जो रिफ्लेक्शन लेने के बाद या तो रोटेशन लेने के बाद जो एलिमेंट्स बन रहे हैं,
हम उनको नया नाम दे देंगे और उन एलिमेंट्स को हम एक सेट में रख देंगे, तो वो सेट क्या बन जाएगा, वो एक सेट हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। चलिए जी, सबसे पहले जब आपकी जो ओरिजिनल फिगर है, ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है, आप उसको क्या नाम दे दें, उसके वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और इस एलिमेंट को जो आपके पास बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है, आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की, तो इस एलिमेंट को हम नाम दे देते हैं आइडेंटिटी का। और जब आपने रोटेशन ली थ्रू 180 डिग्री, तो होगा क्या, जो आपके पास रेक्टेंगल बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी कि ये जो वर्टेक्स ए है ये यहां डी पे आ जाएगा और ये वर्टेक्स बी यहां आ जाएगा सी पे, और उसके बाद क्या होगा, ये सी वाला बी पे आ जाएगा और डी वाला कहां आ जाएगा, इधर ए पे आ जाएगा। आपने क्या किया, आपने रोटेशन दी थ्रू 180 डिग्री, तो आप देख सकते हैं कि ये ए इधर डी पे आएगा, बी वाला सी पे, सी वाला बी पे, ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। और इस एलिमेंट को आप नाम दे दें ए एलिमेंट का, यानी इस ये जो एलिमेंट बन रहा है इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। अच्छा, अब जरा इसमें दोबारा देखें कि अगर मैं इसी एलिमेंट पे अगेन 180 डिग्री इसी एलिमेंट को यानी इसी रेक्टेंगल को थ्रू 180 डिग्री अबाउट सेंट्रॉइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करूं, तब क्या होगा, ये डी यहां एक ही जगह आ जाएगा, सी यहां बी पे आ जाएगा और बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाएगी। यानी मुझे ये बात पता चल रही है कि अगर मैं ए को ए पे अप्लाई करूं तो जवाब क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। यानी ए स्क्वायर आइडेंटिटी मुझे पता चल रहा है, इस फिगर से पता चल रहा है। ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि मैंने ए पे ए को ही अप्लाई किया है। ए का क्या मतलब है, रोटेशन थ्रू 180 डिग्री अबाउट सेंट्रॉइड इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको मैंने नाम दिया है ए का, और अगर मैं इसी ए के ऊपर अगेन ए को अप्लाई करूं तो ए स्क्वायर बन जाएगा और वो अगेन क्या है, वो आइडेंटिटी ही वापस आ जाएगी। सो इसको मैंने नाम दे दिया ए का। नेक्स्ट ये सिमेट्री थी, रिफ्लेक्शन अबाउट द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। चलिए इसको नाम दे देते हैं, आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं, देयर इज नो इशू इन इट। अब जब वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन के अबाउट अलोंग आपने इसको रिफ्लेक्ट किया तो क्या बनेगा, बी ए की जगह आएगा, आपके पास ये एलिमेंट आएगा वापस, बी यहां आ जाएगा, यहां ए आ जाएगा, यहां डी और यहां पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस एलिमेंट को आप नाम दे दें बी एलिमेंट का। और ये देखें कि अगर आप इसी एलिमेंट पे अगेन यही वाला ऑपरेशन लगाएं तो फिगर वापस आ जाएगी। आप यहां देखें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जब उसके अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो ए वापस बी इधर, वो फिगर वापस आ जाएगी। यानी यहां से भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि बी स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। आप बी पे बी को अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन क्या आ रहा है, आइडेंटिटी ही आ रहा है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जो सेंट्रॉइड से गुजरती है तो इसके नाम हमने रखे हैं ए, बी, सी और डी। जब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जो फिगर बनेगी वो आपकी ऐसी फिगर बनेगी कि ये सी की जगह क्या आ जाएगा, ऐसे घुमाना है आपने, ए की जगह सी और बी की जगह डी, ये आपके पास आ जाएगा। और ये देखें ये क्या है, अगर आप इस एलिमेंट को नया नाम दे दें सी एलिमेंट का, ये देखिए अगर मैं इसको अगेन रिफ्लेक्ट करवाऊं, इसको फ्लिप करूं अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन जो सेंट्रॉइड से गुजर रही है, तो क्या होगा, सी इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, यानी वही फिगर आपके पास वापस आएगी। इसका मतलब है ये बात भी हमें पता चल गई कि सी स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। सी स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई यहां से। अच्छा, एक और बात कि हम यहां से ये भी देख सकते हैं कि अगर हम ए बी लिखें तो वो किसके बराबर होगा, वो सी के बराबर होगा। ए बी का क्या मतलब है, यहां पे एक्चुअली ये जो आपके पास सिमेट्री है इसका मतलब आपके पास फंक्शंस हैं और कंपोजिशंस हैं उनके, तो यहां पे आपके पास ऑपरेशन कौन सा है, सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करने वाला, तो वो आपके पास कंपोजिशन है फंक्शंस की, क्योंकि ये फंक्शंस है, ए भी एक फंक्शन है, बी भी एक फंक्शन है, तो ये आपके पास फंक्शंस है। अब ए को बी पे अप्लाई करना है आपने, ए बी का मतलब है ए को बी पे अप्लाई करें या बी को ए पे अप्लाई करें, क्योंकि
ये कम्यूटेटिव है, तो आप यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ए को अगर मैं बी पे अप्लाई करूं तो इस बात का क्या मतलब है? ए को बी पे अप्लाई करने का मतलब है बी क्या चीज है? बी है मेरे पास रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल लाइन, और ए क्या चीज है? ए है मेरे पास रोटेशन थ्रू 180 डिग्री। तो क्या होता है? ये एलिमेंट है मेरे पास ए, मैं कह रहा हूं कि ए को अप्लाई करना है मैंने बी पे, तो ये एलिमेंट है मेरे पास बी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ए को बी पे अप्लाई करें। ए का मतलब है कि आपने रोटेशन लेनी है थ्रू 180 डिग्री। तो क्या होगा? अब फिगर क्या बनेगी आपके पास? ये वाली जो फिगर है, जब मैं इसकी रोटेशन लूं थ्रू 180 डिग्री तो बी यहां आ जाएगा, यहां ए आ जाएगा, सी यहां पे आ जाएगा और डी यहां पे आ जाएगा। क्या ये आपके पास सी नहीं आ गया? आप देख ले, ये सी ही है, वही एलिमेंट। तो बजाय इसके कि हम इस एलिमेंट को सी का नाम दें, हम इसको क्या नाम देते हैं? हम इसको सी की बजाय क्या कह देते हैं? ए बी कह देते हैं कि हमने ए को बी पे अप्लाई किया है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने बी को अप्लाई किया है, बिकॉज यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट कम्यूटेटिव हो जाएगा आपका। ये जो ग्रुप है ये एक अबेलियन ग्रुप बनता है। सो हमने सी को की बजाय उसको क्या नाम दे दिया? ए बी का नाम दे दिया। अब हमारे पास इस सेट में एलिमेंट्स कितने बन गए? हमारे पास एलिमेंट्स बन गए, एक हमारे पास आइडेंटिटी बनी, एक ए था, एक बी था और एक सी। सी को हमने कह दिया हुआ है कि वो क्या है? वो ए बी है। इसको हम इकट्ठा कर देंगे एक सेट जी में, और हमें ये पता है जी ई का क्या मतलब है? ई का मतलब आपकी ओरिजिनल फिगर है। आइडेंटिटी का मतलब आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की हुई, यानी आपने कोई रिफ्लेक्शन नहीं ली, आपने कोई रिफ्लेक्शन नहीं ली हुई, फ्लिपिंग नहीं की, कोई रिफ्लेक्शन नहीं ली हुई। तो जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ई को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है रोटेशन थ्रू 180 डिग्री अबाउट सेंट्रॉइड, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बी का क्या मतलब है? बी का मतलब है आपकी रिफ्लेक्शन अलोंग वर्टिकल लाइन, और वो वर्टिकल लाइन जो सेंट्रॉइड में से पास करती है। उसके बाद ए बी। ए बी का क्या मतलब है यहां पे? कि रिफ्लेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो सेंट्रॉइड में से गुजरती है। और एक और बात कि आप अपनी मर्जी से भी एलिमेंट्स के नाम रख सकते हैं। आप रिफ्लेक्शंस को ए कह दें, किसी और को बी कह दें, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने एलिमेंट्स को नाम कैसे देने हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी पैटर्न को ही फॉलो करें। ये जो सेट है, ये सेट आपके पास बन गया। ये क्या है? ये सिमेट्रीज का सेट है, इस रेक्टेंगल की सिमेट्रीज का सेट। तो ये सिमेट्री के एलिमेंट्स हैं। तो इनसे जो सेट ये जो बने हैं ये एक्चुअली एक ग्रुप है, और अब हम इसका कैलस टेबल बना के देखते हैं। तो ये हमारा सेट बन गया। अब हम इसका कैलस टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एलिमेंट्स मैंने लिख लिए, और यहां पे मैं क्या करता हूं? यहां पे मैं डॉट लिख लेता हूं। लेकिन इस डॉट का मतलब क्या है? इस डॉट का मतलब कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस है। इस डॉट का मतलब हरगिज कॉमन वाली मल्टीप्लिकेशन यूजुअली नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कोई नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअली क्या चीजें हैं? ये फंक्शंस पड़े हुए हैं। तो फंक्शंस को आपस में हमने यहां पे कैसे रिलेट किया है? हमने कंपोजिशंस लिए, तो इसलिए मैंने सिंपली इसको डॉट से डिनोट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यहां पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। अब ई को ई के साथ कंपोज करना है, ई को ई पे अप्लाई करना है। ई का क्या मतलब है? कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यानी आपका एलिमेंट वापस आएगा, वही ई ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई को ए पे अप्लाई करना है, देयर इज नो चेंज। यहां बी, यहां ए बी। इसी तरह सिमिलरली यहां पे ए, यहां पे बी, और यहां पे ए बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है जी ए को ए के साथ कंपोज करना, और ये बात हम देख चुके हैं जी। ए को ए से कंपोज करें तो क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। ये बात हमने सिमेट्रीज के अंदर देख ली है। और भी कुछ बातें हमने वहां पे नोट की हैं। हमने ये भी नोट किया है कि बी को बी से कंपोज करें तब भी आइडेंटिटी आता है, तो ये भी आइडेंटिटी है। और जो सी वाला एलिमेंट था, सी को सी पे अप्लाई करें तो भी आइडेंटिटी आता है। सी को मैंने ए बी का नाम दिया हुआ है, तो ए बी को जब मैं ए बी से कंपोज करूंगा तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। अब बाकी एलिमेंट्स रह गए। ए को मैंने बी पे अप्लाई किया तो ऑब्वियसली कौन सा एलिमेंट बना? बी बना। अब कौन सा रह गया? ए को ए बी पे अप्लाई करना है। ए को ए बी पे अप्लाई करने का क्या मतलब है? यानी ए बी क्या चीज है? ए बी आपकी रिफ्लेक्शन है अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ए है वो क्या चीज है? उसमें है कि हमने रोटेशन लेनी है थ्रू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है? हमने ए को अप्लाई करना है ए बी के ऊपर।
ए बी क्या चीज है, वो एलिमेंट देखिए, ये है आपके पास ए बी एलिमेंट। आपने इस पे ए अप्लाई करना है, यानी इसका क्या मतलब है कि आपने इस फिगर की, ये जो आपके पास फिगर पड़ी हुई है, इसको घुमाना है सेंट्रॉइड के अबाउट कितने एंगल से, 180 से। तो क्या बनेगा, तो जब आप इसको 180 से घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, यहां बी, और यहां पे क्या आ जाएगा, ए। अब देखते हैं क्या ये कोई एलिमेंट था हमारे पास पहले, ए बी सी डी। देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट बन रहा था ए बी सी डी, ये वही बी आ रहा है। सो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि जब मैं ए को ए बी पर अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, बी आ जाता है। देन नेक्स्ट बी को ए पे अप्लाई करना है, तो चूंकि ये सेट आप कम्यूटेटिव है, आप देख सकते हैं यहां से कि बी को ए पे अप्लाई करें या ए को बी पे अप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को ए पे अप्लाई करने का क्या मतलब है कि आपने जो एलिमेंट ए है उसमें उसको फ्लिप करना है अलॉन्ग वर्टिकल लाइन। ये आपका बी एलिमेंट है, आपने क्या करना है, इसमें 180 वाली रोटेशन लेनी है। तो चलिए जी, 180 वाली रोटेशन से क्या होगा, ये बी यहां आ जाएगा सी की जगह पे, ए यहां आ जाएगा, यानी फिगर आपकी ऐसी बन जाएगी, कुछ इस टाइप की फिगर आपके पास बन जाएगी कि बी यहां पे आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, यहां आपका सी आएगा और यहां क्या आएगा, डी आएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट आ रहा है ए बी। ये मैंने क्या किया, मैंने बी पे अप्लाई किया ए को। अब अगर मैं ए पे बी को अप्लाई करूं तो क्या होता है, अब ये मेरे पास ए है, अगर मैं ए पे बी को अप्लाई करूं तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एलिमेंट ए है मैं इसको फ्लिप करूं अबाउट वर्टिकल लाइन तो क्या होगा, फिगर क्या बनेगी मेरे पास कुछ इस तरह की रेक्टेंगल बन जाएगी, क्योंकि मैंने वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग घुमाना है। तो सी यहां आ जाएगा, यहां डी आ जाएगा, यहां ए, और यहां क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी आपके पास अगेन क्या आ रहा है, ये ए बी ही आ रहा है। सो देयर इज नो चेंज, ए को बी पे अप्लाई करें या बी को ए पे अप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो यहां पे जो मेरे पास एलिमेंट बना बी को ए से मल्टीप्लाई करके कंपोज करके वो बना ए बी, और बी को ए बी पे अप्लाई कर ले, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि वो ए बन जाएगा, और ये भी आप वैसे ही करके देख सकते हैं। अब बाकी जो एलिमेंट्स मेरे पास बच गए, सिर्फ ये दो एलिमेंट्स रह गए। तो चूंकि एक जो ग्रुप वाला टेबल होता है, जब कैलस टेबल हम बनाते हैं तो उसमें हर एलिमेंट एक ही दफा रो और कॉलम में आता है। तो अब बाकी के एलिमेंट्स मैं वहां से कंपोज करके नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ टेबल की मदद से देख के लिख सकता हूं। जैसे यहां ए बी आ रहा है, तो यहां ए के बाद यहां क्या आ सकता है, यहां बी आ सकता है, और ऑब्वियसली यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ए आएगा। ये आपका कैलस टेबल कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, जो एलिमेंट्स हैं वही वापस आ रहे हैं। जो ये मल्टीप्लिकेशन यानी आपने एलिमेंट्स को आपस में कंपोज किया है, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्चुअली वो इसी सेट में से हैं। एसोसिएटिविटी भी डन है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। ई एलिमेंट आइडेंटिटी है, और ई का मतलब क्या है, जो आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की हुई, यानी आपने कोई रिफ्लेक्शन नहीं ली, कोई रोटेशन नहीं ली, जो ओरिजिनल फिगर आपकी पड़ी हुई है आपके पास, वो आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो ई भी एग्जिस्ट कर रही है, और एलिमेंट्स के इनवर्सेस भी हैं। ए का इनवर्स आप देख सकते हैं ए है, क्योंकि ए को ए पे अप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मिल रही है, और बी का इनवर्स बी है, ए बी का इनवर्स ए बी है। सो तमाम एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद हैं, तो ये सेट ग्रुप बन गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टेबल है, ये अबाउट द मेन डायगोनल सिमेट्रिक भी है। आपका ये जो टेबल है ये कम्यूटेटिव है, आपका ग्रुप अबेलियन ग्रुप है। आप देखना चाहें तो ये आपकी आइडेंटिटी वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आपके डायगोनल मेन डायगोनल में आ रहे हैं। तो इसके अलोंग ऊपर नीचे आप एलिमेंट्स देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है, ए बी ए बी, उसके बाद बी बी और ए एलिमेंट्स। तो ये आपका जो टेबल है ये सिमेट्रिक है अबाउट द मेन डायगोनल, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो ये आपका टेबल जो है वो सिमेट्रिक। ये जो ग्रुप बना ये आपका अबेलियन ग्रुप बन गया। और ये ग्रुप बना कहां से, ये सिमेट्री से बना, किसकी सिमेट्री से, एक रेक्टेंगल की सिमेट्री से, और इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल, या फिर हम इसको बोलते हैं क्लाइन-4 ग्रुप। हम इसको क्लाइन-4 ग्रुप भी कहते हैं और डिनोट करते हैं V4 से। नोटेशन है किसकी, क्लाइन-4 ग्रुप की।
और क्लाइन 4 का मतलब हमारा यहां पे क्या है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल।